आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी जो प्रूफ है, ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। इसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ्स थे, वो प्रूफ इस साल के बच्चों के लिए डिलीट है, तो प्लीज़ आप उस प्रॉपर्टी को सिर्फ समझें, लेकिन उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफकोर्स आपको वो समझना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे मैंने उस प्रॉपर्टीज़ का एक सिंपल सा टेबल रख लिया है बना के साइड में। देखिए, अगर साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो वो मेरा रेंज क्या लेगा, वो फंक्शन का आंसर मतलब इन बिटवीन -π/2 to +π/2 आएगा। अगर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है तो उसका आंसर आपका 0 to π आएगा। ऐसे ही टैन इनवर्स फंक्शन है तो -π/2 to +π/2, और अदर्स भी मैंने लिख के रख लिए हैं। ये टेबल एक्चुअली हमको बाय हार्ट कर लेना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है इसको, काफ़ी सिंपल 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं ये। लेट साइन इनवर्स ऑफ हाफ का आंसर क्या आता है, मैंने बोल दिया x आता है, दिस इज इक्वल टू x। जब आप ये साइन इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, हाफ इज इक्वल टू साइन x। लेकिन हम लोग इसको इस तरफ लिखेंगे क्योंकि ऐसा हम हमेशा लिखते हुए आएंगे और कोई रीज़न नहीं है। ये हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और हाफ को इधर शिफ्ट कर दिया। अब आप साइन x इज इक्वल टू, साइन के कौन से एंगल का आंसर हाफ होता है, साइन 30 का होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन π/6। इसके बाद में मैं बताऊंगी कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है, तो यहाँ से मैं इसकी हेल्प लूंगी, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ। इस तरह से आपको अपने आंसर में लिखना है, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 to +π/2, यानी ये रेंज होनी चाहिए साइन इनवर्स फंक्शन की। और जो मेरा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, π/6 आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू क्या होने वाली है, π/6 होने वाली है। तो वो π/6 जो मेरी वैल्यू है दैट इज इन बिटवीन है -π/2 और +π/2 की, है ना। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आराम से लिख सकती हूँ, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज π/6 एंड देयरफॉर x हमने क्या लेट किया था, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। साइन इनवर्स ऑफ हाफ को हमने x बोला था, तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया है साइन इनवर्स ऑफ हाफ से। तो इस तरह से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया π/6। नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स ऑफ 2। कॉसेक इनवर्स ऑफ 2, इसको मैं लेट कर लेती हूँ y। लेट कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू y। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू कॉसेक y। आप अगर ये स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ये लिखना चाहते हैं तो भी ये ओके है। ओके, सिर्फ मैं बच्चों को, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ। कॉसेक इनवर्स को इस तरफ मैंने शिफ्ट किया तो वो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कॉसेक y क्या आ जाएगा आपका, जब इसको आप रेसिप्रोकल करते हो, कॉसेक को रेसिप्रोकल करते हो तो कितना हो जाएगा, ये 1/2। और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन x होता है, साइन x इज इक्वल टू हाफ। अब इसके बाद में आप देख सकते हो ये क्वेश्चन, साइन x इज इक्वल टू हाफ। हाफ साइन के कौन से फंक्शन का, साइन के कौन से वैल्यू का आंसर, कौन से एंगल का आंसर हाफ होता है, साइन π/6। अब आप फिर लिखोगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज से -π/2 to +π/2, और जो मेरा आंसर आ रहा है π/6। आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो मैंने लिखा था इससे पहले वो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ आगे आप वहाँ पे लिख दीजिए x इज इक्वल टू पाई बाय 6, वो मेरा रिकॉर्डिंग में छूट गया, तो कोई इशू नहीं है, आप उतना कर लोगे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। लेट tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ -1 को हमने x मान लिया है, x कंसिडर कर लिया है। अब ये जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, tan x, है ना। अब मैं डायरेक्ट करके बता रही हूँ, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो tan इनवर्स का tan बन रहा है, उसके बाद में हम उसको इधर लिखते हैं tan x इज इक्वल टू -1। अब आप इसको किस x के कौन से tan के कौन से एंगल का आंसर 1 आता है, तो आप सबको पता है कि tan π/4 का आंसर tan π/4 का आंसर 1 होता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको tan x इज इक्वल टू, देखिए -tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -थीटा होता है ना। तो मैंने ये माइनस साइन अंदर ले लिया, क्या यूज किया है मैंने, tan ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, ठीक है। ये इस तरह से tan ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, तो ये मुझे पहले दिया गया था ऊपर लाइन में, उसके बाद अब मैंने ये वाला यूज किया है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज, tan इनवर्स x इज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज ओपन इंटरवल है ये दोनों तरफ, -π/2 टू +π/2, और जो मेरा आंसर आया है क्या आया है, -π/4, वो इन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंड -π/4 is greater than -π/2 and less than +π/2, मतलब इन दोनों वैल्यू के बीच का ही वो आंसर है। therefore we can consider x is equal to -π/4। अब x हमारा क्या था, tan इनवर्स ऑफ -1 था, therefore tan इनवर्स ऑफ -1 का आंसर क्या मिल गया आपको, -π/4 मिल गया। ओके, इस तरह से आपको लिखना था इसका आंसर। नेक्स्ट भी tan इनवर्स वाला ही क्वेश्चन है, सेम इसी तरह आएगा, फिर भी मैं कर देती हूँ। लेट, अब यहाँ पे क्या करती हूँ, tan इनवर्स ऑफ -√3 को मैं y लेट करती हूँ, हर बार मैंने x लेट किया, अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं, y ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा therefore tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू -√3। अब उसके बाद में आप y का tan के कौन से एंगल का आंसर √3 मिलता है, माइनस को रहने दीजिए, तो tan के 60 का आंसर, tan 60 का आंसर होता है √3, तो मैंने वो ले लिया है। अब फिर से ये माइनस साइन एंगल के पास अंदर चली जाएगी, यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला tan y इज इक्वल टू tan ऑफ, ये अंदर चला जाएगा -π/3 ऐसे करके, ये सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, और एग्जाम में आएगा तो आपको फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे मैं लिखूंगी अपना आंसर क्या आएगा मेरा, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, सेम मैंने कहा ना दोनों tan के क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज, इसका रेंज क्या है, -π/2 टू +π/2 ऐसे इसकी रेंज है। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज दिस, ये इसका रेंज मैंने लिख दिया है इधर, therefore, और जो हमारा आंसर है क्या है, -π/3, एंड करके हम लिखते हैं, एंड व्हाट वी गॉट एज आंसर -π/3, दैट इज इन बिटवीन -π/2 एंड +π/2। हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो ये दोनों वैल्यूज के मिडल का ही आंसर है, सो वी कैन टेक इट इजीली, कोई इश्यू नहीं है उसको आंसर बनाने में। therefore y, what we can say, y is equal to -π/3। अब y की जगह आपने जो y कंसिडर किया था वो लिख दीजिए, यानी आपका क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ -√3 इज इक्वल टू -π/3। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे, बस आपको ये याद होना चाहिए। लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो इसी तरह हमको करने हैं कर लेते हैं, आप अब तक मेथड्स अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेट
दिस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने इधर डायरेक्टली लिख दिया है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 एज एक्स। एक्चुअली क्वेश्चन वाज दिस ओनली, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को मैंने एक्स ले लिया है यहाँ पे, तो अब ये क्या हो जाएगा, जब ये साइन इनवर्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। अब साइन के कौन से एंगल का आंसर, साइन के कौन से एंगल का आंसर 1/√2 होता है, तो हमको पता है कि साइन 45 1/√2 होता है। 45 मतलब क्या, π/4, साइन π/4 इज 1/√2। तो हमारा आंसर आ चुका है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, π/4 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू π/4 हो जाएगी। लेकिन हम इससे पहले कैसे हमारा आंसर प्रेजेंट करते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्या है, ये रेंज है -π/2 से लेकर +π/2, ये रेंज पहला वाला है ना। और हमारा जो आंसर आ रहा है π/4, 45 जो मेरा आंसर आ रहा है वो आंसर ये रेंज के बीच का नंबर है, -π/4 इन दोनों बीच रेंज के बीच का एंगल है, तो -π/2 आप यहाँ पे इक्वल टू भी डाल सकते हैं, डालना ही चाहिए क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है। Therefore x is equal to, therefore what we can say, x is equal to π/4। अब x को हमने क्या लेट किया था वो दोबारा से रख देते हैं। Therefore साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का आंसर क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। सेम लाइन पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। मैं इसको y ले लेती हूँ, हर क्वेश्चन में x नहीं लेती हूँ, किसी को y भी ले लेती हूँ ताकि आप थोड़ा सा y के साथ भी कंफर्टेबल बाद में रहें। ऐसे कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। cos y का आंसर आ गया -½ मेरा। अब cos के कौन से एंगल का आंसर हाफ होता है, तो आपको पता है कि cos 60 साइन 30 हाफ होता है और बाद में cos 60 हाफ होता है, तो cos 60 आप कैसे लिखेंगे, cos π/3 हमारा 60 हो जाता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं इससे पहले जो tan वगैरह में माइनस आ रहा था तो मैं माइनस को अंदर ले लेती थी, क्योंकि tan ऑफ -θ, देखिए ये डिफरेंस याद रखिए, tan ऑफ -θ इज -tan θ होता था, बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट ऑल्सो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज भी देख लीजिए, नेगेटिव में भी है tan इनवर्स का रेंज, लेकिन cos का रेंज नेगेटिव में नहीं है, पहला तो ये। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है cos के एंगल्स के बारे में, कि cos ऑफ -θ क्या होता है, cos θ ही होता है, cos माइनस वाले एंगल को माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस ये मैं माइनस अंदर ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पे cos y मैं इसको चेंज करूंगी यूजिंग अलाइड एंगल, cos ऑफ -π/3। अलाइड एंगल में इसको कैसे चेंज करूंगी, देखिए अलाइड एंगल में क्या होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसा मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पे s मतलब क्या, साइन पॉजिटिव होता है और cos इधर पॉजिटिव होता है। लेकिन आपको देखना क्या है, आपको ये चेक करना है कि पहली बार cos नेगेटिव किधर मिला था, तो पहली बार cos नेगेटिव मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, पाई माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ cos ऑफ पाई -π/3, क्योंकि ये मेरा माइनस में है सर, तो ये हो गया मेरा cos y। बेटर रहेगा कि आप ये स्टेप यहाँ पे ना लिखें, माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, cos π/3 ज़्यादा सूट है, ज़्यादा सूट कर रहा है ये, निगेटिव में अंदर नहीं लेना चाहती हूँ। तो ये cos ऑफ पाई -π/3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos मेरा नेगेटिव होता है। अब इसके बाद में आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3π - 1π दैट इज 2π/3, और ये आ गया cos y। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, हर आंसर में आपका प्रेजेंट करने तक ये होना चाहिए। हम एक्चुअली क्या बता रहे हैं इसमें, ये बता रहे हैं कि जो भी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे उसकी रेंज क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ
मैं ये रब कर देती हूँ। द प्रिंसिपल वैल्यू, अब ये गीला है तो ये लिखे नहीं जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज, यहाँ से देखकर 0, पाई, 0, पाई। और जो मेरा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 2π/3 एंड 2π/3 इज ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन पाई। देयरफॉर y का आंसर क्या होगा, 2π/3 होगा। y का आंसर 2π/3 होगा। और y का फिर आप रीसब्स्टिट्यूट कर लीजिए वैल्यू जो आपने कंसीडर किया था। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ -½ का आंसर हमको क्या मिला, 2π/3। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। पूरे ऑल 6 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए। उसके अलावा अब मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाली हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल यही है। हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक क्वेश्चन इंडिविजुअली सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, बस ये दोनों साथ में आएंगे, प्लस करके आएंगे, एक साथ में एक टर्म बनकर आएंगे। मेथड बिल्कुल सेम है। हमको 3 बार, मतलब अगर ये क्वेश्चन ऐसे प्लस करके लिखा हुआ है, मतलब मुझे एक ही को सॉल्यूशन में ये भी सॉल्व करना है, उसके आगे ये भी सॉल्व करना है, दोनों के आंसर्स अलग अलग निकालने हैं और ऐड कर देना है। तो 2 मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है, लेकिन करना हमको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, ये एक अलग क्वेश्चन दिया रहता था, इसको अलग से दिया रहता था, और ये तीसरा क्वेश्चन दिया रहता था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कर दिया है, वो 3 क्वेश्चंस को एक साथ आपको दे दिया है। करने का मेथड बिल्कुल सेम है। करना शुरू करती हूँ मैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लेट tan इनवर्स ऑफ 1 को मैं लेट कर लेती हूँ x। ओके, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 को मैंने x ले लिया, तो tan x मुझे क्या मिल जाएगा, tan x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1। tan x की वैल्यू 1 आने के बाद में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, tan x। tan का कौन से एंगल का आंसर 1 होता है, tan π/4 का। tan π/4 का आंसर 1 हो जाता है। तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमारा प्रेजेंटेशन, वैसे ही होना चाहिए। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज, सॉरी ब्रांच लिखना भूल गई मैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज, क्या है tan इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू, -π/2 से लेकर के +π/2, और जो मेरा आंसर है π/4, एंड दिस π/4 इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। तो मैं ये बोल सकती हूँ -π/2 टू +π/2 ले लिया मैंने। देयरफॉर x का आंसर मेरा कितना आ गया, π/4 आ गया। अब x मैंने किसको कंसीडर किया है, tan इनवर्स ऑफ 1 को कंसीडर किया है मैंने x, तो मेरा tan इनवर्स ऑफ 1 का आंसर कितना आ गया, π/4। मैं इसको 1 करके स्टॉप कर दूंगी। इस तरह से मैं 2 करके इसका आंसर निकालूंगी, 3 के लिए इसका आंसर निकालूंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप ये जरूर प्रैक्टिस करिएगा। लेट कॉस इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू y। अब ये सेम क्वेश्चन में मैं कर रही हूँ ना, इसलिए मैं x नहीं ले रही हूँ, अब दूसरा वेरिएबल मैंने y डिसाइड किया है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, cos y का आंसर हाफ। कॉस के कौन से एंगल का आंसर हाफ होता है, कॉस के कौन से एंगल का आंसर हाफ होता है, कॉस sin 30 तो cos 60 ना, तो cos 60 का आंसर हाफ होता है। cos 60 मतलब π/3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू π/3 यहाँ पे आ रहा है। लेकिन पहले हम लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स फंक्शन इज क्या है, 0, π है, और जो मेरा नंबर है, क्या नंबर है, मुझे जो आंसर मिला है π/3 इज ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π है। therefore y equal to π/3, ये हो गया नंबर 2। ओके, अब आपको थर्ड भी कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह। तो थर्ड मैं नीचे कैलकुलेट कर लेती हूँ। लेट साइन इनवर्स ऑफ हाफ,
साइन इनवर्स ऑफ हाफ को मैं z ले लेती हूँ, x y z, ऐसे करके 3 वेरिएबल्स मैंने यूज किए हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन z इज इक्वल टू हाफ, फिर ये हो गया साइन z इज इक्वल टू हाफ के प्लेस पे, हाफ के प्लेस पे आप क्या लोगे यहाँ पे, साइन के कौन से एंगल का आंसर हाफ होता है, तो साइन 30 हाफ होता है, 30 मतलब पाई/6 हो गया। तो यहाँ पे आप फिर क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा, हम लोग साथ में सॉल्व कर रहे हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 to +π/2 एंड π/6 क्या है मेरा, ग्रेटर देन -π/2 है, π/6 इज ग्रेटर देन -π/2 है और लेस देन +π/2 है। देयरफॉर z का वैल्यू क्या आ गया, इधर z की वैल्यू आ गई π/6 और z क्या है मेरा, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, y की वैल्यू π/3 लिख दी है और y को मैंने क्या कंसिडर किया हुआ है, y को कंसिडर किया है मैंने therefore cos इनवर्स, ऐसा लिखना है आपको। therefore cos इनवर्स ऑफ हाफ का आंसर आपका कितना आ गया, π/3 आ गया। दिस यू मेक एज 2, ओके। यहाँ पे z के प्लेस पे भी क्या लिखूंगी मैं, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ का आंसर आपका आ गया π/6। इस तरह से मेरे 3 आंसर्स अब रेडी हैं। अब मैं कंसिडर ये रब कर देती हूँ यहाँ का पार्ट, क्योंकि मुझे ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करने के लिए इसी में से वैल्यूज चाहिए। tan इनवर्स ऑफ 1 मेरे पास में 1 में है π/4, tan इनवर्स ऑफ सेकंड मेरे पास रेडी है इधर और थर्ड भी रेडी है। ये सेकंड और ये थर्ड आंसर जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, सेम आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेम है, cos इनवर्स ऑफ हाफ ही निकालना है मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं यही क्वेश्चन की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करूंगी आगे। पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके लिए सिर्फ मुझे इतना पार्ट रफ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन के तीनों टर्म्स के आंसर भी मैंने निकाल के रख लिए हैं। ये 3 टर्म्स है मेरे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 टर्म्स के आंसर मेरे रेडी है 1 2 3 में, बस मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 1 के लिए मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, π/4 प्लस cos इनवर्स ऑफ हाफ के प्लेस पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी, π/3 करूंगी और साइन इनवर्स ऑफ हाफ के प्लेस पे क्या करूंगी, π/6। हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे तो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, मुझे कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन, मैंने फिर से समझो ये क्वेश्चन लिख दिया है क्योंकि ऑलरेडी मेरा बोर्ड यहाँ पे भर चुका था, तो मुझे यही स्टेप लिखनी थी, मैंने ये रख कर लिया है। अब मैं इसका आंसर यहाँ पे रख रही हूँ, इसका आंसर मैंने 2 में कैलकुलेट किया था वो रखा है और 3 में इसी का आंसर कैलकुलेट किया था वो रख दिया है। ओके बेटा, हाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और लिख के करें प्रैक्टिस तो आपको समझेगा। मैं ये सॉल्व कर लेती हूँ आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 3 6 ऐसा मेरे पास डिनोमिनेटर में है। अपने छोटी क्लास में इस तरह के फ्रैक्शंस बहुत सारे सॉल्व किए हैं। तीनों में एलसीएम क्या आएगा, हम लोग तीनों में क्या बनाने की कोशिश करेंगे, तीनों के डिनोमिनेटर में मैं चाहूंगी कि मुझे 12 मिल जाए। तो 12 कैसे मिलेगा, क्योंकि 12 तीनों के टेबल में आता है। ओके, तो ये लूंगी मैं 4 3 एक बार मैं क्या करती हूँ, इसको नीचे कॉपी कर लेती हूँ और फिर उसको करती हूँ, ताकि जो बच्चे बहुत जल्दी से कैच नहीं कर पाते उनको भी समझ में आए। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी 3 से करूंगी, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ ऊपर भी मुझे 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे यहाँ पे मैं 2 से क्यों कर रही हूँ, 4 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4 क्योंकि मुझे 12 बनाना है ना, तो मैं 4 से करूँगी, और यहाँ पे 6 2 तो ये भी 2 आ जाएगा। यानी मैं सबके डिनोमिनेटर में 12 चाहती हूँ, तो मैंने ये सबका डिनोमिनेटर अभी 12 लिख लिया है। न्यूमरेटर में मुझे क्या मिल रहा है, 3π + 4π + 2π, इस तरह से 3 + 4 7 7 + 2 9 9π/12। तो अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 9 3 4 12। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्या है फाइनल आंसर,
3π/4। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, 3π/4। ये मैंने 1 का कैलकुलेट किया है। सेम वे मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है इधर, और उसके दोनों टर्म्स कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। इसके देखो सेकेंड क्वेश्चन में भी कॉस इनवर्स ऑफ हाफ ही है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2 है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स ऑफ हाफ है, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ हाफ है इधर भी, और इधर भी साइन इनवर्स ऑफ हाफ ही है। मतलब आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो अलग से सॉल्व करोगे, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। इसको मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 में इसको y लिया हुआ था, इसको मैंने y कंसिडर किया था, इसको मैंने z कंसिडर किया था। लेकिन आप एग्जाम में आएगा तो इसको yz भी कर सकते हो, xy भी कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिलहाल डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, आपको वो पार्ट यहाँ पे दिखाना है करके। जो पार्ट मैंने वहाँ पे लिखा कॉस इनवर्स ऑफ हाफ की वैल्यू मेरी π/3 आई थी, वो आपको सॉल्व करके पेपर में ये बताना होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि मेरी बात नहीं समझ रहे होंगे, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है। 2 का 2 एज इट इज कॉपी किया मैंने। साइन इनवर्स ऑफ हाफ मेरा उधर कितना है, ये रहा π/6, तो ये मैंने π/6 लिख दिया। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रही हूँ। ओके, तो ये हो गया π/3 एज इट इज प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये भी π/3। अब आप इसको इजीली ऐड कर सकते हो। 3 मैंने एक बार लिख दिया, आप न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए, π + π, व्हाट यू विल गेट 2π/3। तो इस तरह से मैंने दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 में ये थर्ड क्वेश्चन में कर रही हूँ, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हम देख लेते हैं। आप खुद से ट्राई करने लगिएगा। आप क्वेश्चन सारे क्वेश्चन देख के ना लिखें। tan इनवर्स ऑफ √3, लेट tan इनवर्स ऑफ √3 को मैंने लिखा है x लिया है, लेट tan इनवर्स ऑफ √3 इज x। तो हम इसके बाद बोल सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू √3। tan x मुझे √3 मिल जाता है, तो tan के कौन से एंगल का आंसर √3 होता है, tan 60 का। tan 60 मतलब π/3, tan 60 मतलब tan π/3। और इसके बाद मैं लिखूंगी द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इज, और tan इनवर्स इज, सॉरी, -π/2, 2 + π/2 होती है। एंड माय वैल्यू कौन सी वैल्यू है, π/3। जो π/3 मेरा वैल्यू आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है, वो इन बिटवीन है -π/2 से लेकर के +π/2 तक के। देयरफॉर हमारा x का आंसर क्या आ जाएगा, π/3। उसके बाद में x की वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे, tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3 क्या आ जाएगा, π/3। x इज इक्वल टू π/3 है, और फिर x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ √3 का मेरा आंसर आ गया π/3। दिस इज 1। सेम वे मैं सेकेंड करूंगी, सेकेंड मतलब सेकेंड टर्म करूंगी। लेट sec इनवर्स ऑफ -2 इज y। तो जब इसको वहां भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sec y का आंसर आ रहा है -2। sec y का आंसर आ रहा है -2। अब हम लोग देख लेते हैं कि sec में कब आंसर 2 आ सकता है। sec में अगर मैं चेक कर रही हूँ आंसर 2, तो मैं देखूंगी cos में, है ना, cos में कब आंसर हाफ होता है। तो cos के कौन से एंगल का आंसर हाफ होता है, sin 30 cos 60 मतलब π/3, cos 60 मतलब π/3। तो cos 60 का आंसर अगर हाफ होता है, इसका मतलब sec 60 का आंसर 2 होगा। ओके, तो यहाँ पे भैया हम लिख देते हैं sec y इज इक्वल टू माइनस एज इट इज -sec π/3। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि sec में पहले तो उसके रेंज में नेगेटिव नहीं आता है, क्योंकि cos में भी नहीं आता है, तो sec में भी नहीं आएगा। और उसके अलावा मुझे ये माइनस साइन भी नहीं चाहिए। तो पहली बार cos या sec निगेटिव कब मिलते हैं हमको, पहली बार cos या sec निगेटिव मिलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे पहली बार sec और cos नेगेटिव मिलते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए, इधर छोटा सा बना के बताती हूँ मैं।
यहाँ पे मेरा y है, सॉरी पाई है, ये पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं क्या करूँगी, पाई माइनस थीटा, है ना, और मैं एक्स एक्सिस का एंगल लूँगी, पाई लूँगी, ताकि मेरा फंक्शन चेंज ना हो। तो यहाँ पे मुझे मिल गया sec y इज इक्वल टू sec ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। ओके, तो ये हो गया sec y इज इक्वल टू sec ऑफ 2 पाई बाय 3। ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 3 पाई में से ये 3 पाई माइनस 1 पाई किया है, तो आपको मिल गया 2 पाई बाय 3। देयरफॉर यहाँ पे आप लिखिए फिर से, जिस तरह से हमारा प्रॉपर लिखने का मेथड है, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज, सेक इनवर्स इज, ये वाला नीचे का एकदम सेम कॉस वाला है, 0 टू पाई ही है, कॉस में यही होता है, लेकिन कॉस में क्या होता है, ये सिंगलटन पॉइंट, सिंगलटन जो नंबर है, सिंगलटन एंगल जो है यहाँ पे पाई बाय 2, वो एक्सक्लूडेड नहीं होता है, मतलब उसकी रेंज में होता है। यहाँ पे इसको निकाल दिया है, क्योंकि cos 90 0 होता है। अगर cos 90 0 होता है तो sec 90 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसके लिए इस पॉइंट को इसके रेंज में से बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होने की वजह से वो पॉइंट यहाँ से बाहर कर दिया गया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे और मुझे क्या मिलेगा, अब आंसर जब मैं कंपेयर करूँगी तो मिलेगा y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब y मैंने क्या कंसिडर किया था, y कंसिडर किया था मैंने सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2 को मैंने y कंसिडर किया था, वो मैं लिख देती हूँ 2 पाई बाय 3, ये मेरा सेकेंड का आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, कंसीडर LHS, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ चुका है, पाई बाय 3 फ्रॉम 1, पाई बाय 3 माइनस इसका आंसर कितना आ चुका है, 2 पाई बाय 3 फ्रॉम 2। आप चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इससे दो पहले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था, आप याद से लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 हम लोग एक बार लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, और माइनस कैसे होगा, ये पाई माइनस 2 पाई होगा, इस तरह से होगा। तो 2 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस पाई बाय 3। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये फाइनल आंसर आपको नंबर 4 है ये, और इसको भी सेम उसी तरह से करना है। लेट कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 को मैंने x ले लिया है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक x इज इक्वल टू -√2, कॉसेक x इज -√2। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो आपको अब चेक क्या करना है, इस साइन में 1/√2 कब आता है, साइन में 1/√2 आता है पाई बाय 4 पे, तो मतलब कॉसेक में भी वो कब आएगा, कॉसेक x इज माइनस कॉसेक पाई बाय 4 की वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ये माइनस अंदर जा सकता है, किस वजह से, हमने क्या पढ़ा है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है ना, मैं ये यूज कर रही हूँ, इसका रेसिप्रोकल एक्चुअली यहाँ पे यूज हो रहा है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये इस तरह से, इस तरह मैं माइनस यहाँ पे रहने दिया है। अब मैं देखूंगी कि ये कॉसेक और ये माइनस अंदर शिफ्ट हो जाए, -5/4। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स का क्या है, ये है, आप लिखिए द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ -5/2 to +5/2 -0 is the principal value branch of cosec inverse is, यहाँ पे cosec inverse is लिखेंगे, this and whatever we have the value, what we have -5/4 हमको मिला है, वो क्या है, इन बिटवीन है इन लोग दोनों के, -5/2 इक्वल टू का साइन भी आएगा +5/2, इस तरह से।
तो एक आंसर हमारा, एक टर्म का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया है, एक टर्म हमको मिल चुका है। कॉसेक इनवर्स ऑफ, देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूंगी देयरफॉर एक्स का आंसर मुझे क्या मिल गया, -π/4 मिल चुका है। और एक्स को मैंने क्या कंसिडर किया था, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 का आंसर है -π/4 मेक इट 1। अब हम दूसरा भी इसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट cot inverse of √3 is equal to y. Let cot inverse of √3 is equal to y, यानी cot y का आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। हमको कॉट में तो आंसर्स याद नहीं है तो हम लोग tan में ही देखेंगे। tan में इसका मैंने रेसिप्रोकल किया तो इधर भी आप 1/√3 समझ लीजिए। तो tan में कौन से एंगल का आंसर 1/√3 होता है, 1/√3 होता है tan 30 का होता है ना, tan 30 मतलब कॉट कितना हो जाएगा, वो 1/√3 देख रहे हैं ना हम लोग। देखो tan 30 का आंसर होता है 1/√3, तो cot 30 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल किया है तो 1/√3 हो जाएगा। तो 30 को हम कैसे लिखेंगे, cot 30 मतलब कितना, π/6, ओके, π/6 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ले लेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स इज, जो आपका है यहाँ पे क्या है, 0,π, एंड जो हमको आंसर मिला है क्या मिला है, π/6, π/6 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π, देयरफॉर y का आंसर मेरा कितना है, π/6, देयरफॉर cot इनवर्स ऑफ √3 is equal to π/6, this is 2, ओके। अब फ्रॉम 1 and 2 मैं कंसिडर कर लेती हूँ। मेरा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन क्या था, कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3। ये कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 क्या है, -π/4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3 क्या है, π/6। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। 4 3 12 करती हूँ और 6 2 12 करती हूँ, दोनों के टेबल में 2 आता है, तो आप ऊपर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप चाहे तो एक मरतबा जिस तरह से ये दिया हुआ है वो लिख के बताएं जो इसकी वैल्यूज एक्चुअली आई हुई है। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 का आंसर आ चुका है मेरा -π/4 प्लस π/6। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे करती हूँ माइनस, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे -π/4 है, 4 को 3 से करूँगी तो यहाँ पे भी 3 से करूँगी, प्लस यहाँ पे मेरे पास 6 है तो यहाँ पे 2 से करूँगी तो ऊपर भी 2 से करूँगी। अब आप एक बार 12 लिख दीजिए और ये हो जाएगा -3π प्लस 2π, -3π प्लस 2π का आंसर आपको क्या मिलेगा, -π/12, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये कंप्लीट होता है -π/12। और इसके साथ ही इस टाइप की क्वेश्चंस जो मैंने ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे थे वो कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 दोनों मैंने पूरे क्वेश्चंस कराने की मोस्टली कोशिश की है, हार्डली कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। आप इसकी